गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। प्रणाम सर। खूब खुश रहो बच्चे। सर हाँ बच्चे। सर जो ड्यूडेनम होता है उसका शेप है वो सी शेप बोलेंगे कि यू शेप बोलेंगे उसको? दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। सी शेप भी NCERT बोल सकते हो, यू भी बोल सकते हो। हमारी एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? सी शेप लिखा हुआ है ना। सर दोनों लिखा है। जब ना स्टोमा के पास बताता है ना तो सी शेप के बाद सी शेप करके बताता है, और जब इधर ना उसके ग्लैंड्स के बारे में बताता है ना, पेनक्रियाज के बारे में, हाँ हाँ, तो यू शेप बताता है कि दोनों पेनक्रियाज। दोनों सही है, दोनों ही सही है। सी और यू एक जैसा ही तो दिखता है लगभग, बस एक सीधा बनाया हुआ है, एक टेढ़ा बनाया हुआ है, एक सो रहा है, एक खड़ा है। ठीक है ना। हाँ सर। चलो कंटिन्यू करें। हाँ सर। चलो लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट लेक्चर में लार्ज इंटेस्टाइन तक पढ़ लिया था, एनाटॉमी पढ़ लिया हमने, और क्या क्या कौन काम करता है थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। आज हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। चलो तो देखो कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है माउथ टू एनस तक जो हमने पढ़ा था, उसमें फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो फूड का डाइजेशन जो है वो दो प्रोसेस के थ्रू होगा। कौन कौन सा? एक मैकेनिकल और एक बायोकेमिकल। होगा कि नहीं? हाँ सर। यस सर। टू वेज ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड आर मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब हुआ कि फूड जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाए। फूड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, या फिर जो उसका बल्क है वो एक दूसरे से सेपरेट हो, सेगमेंटेशन हो, ताकि मिक्सिंग प्रॉपर हो। मैकेनिकल डाइजेशन होगा तो उससे क्या बेनिफिट होगा? उससे प्रॉपर ना स्पेस मिल जाएगा किसको? एंजाइम को वर्क करने के लिए। तो एंजाइम को वर्क करने के लिए प्रॉपर जगह जो है वो मिलती है किसकी वजह से? वो मिलती है मैकेनिकल डाइजेशन की वजह से। और बायोकेमिकल डाइजेशन में क्या होगा? एंजाइम्स जो है वो एक्ट करेंगे और कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक कर देंगे, ताकि उसे इजीली क्या किया जा सके? एब्जॉर्ब किया जा सके। हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं डाइजेशन इन ओरल कैविटी। मुंह में डाइजेशन कैसे होता है। अब माउथ के अंदर जो डाइजेशन है वो दोनों टाइप से होगा, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। होगा कि नहीं? यस सर। मैकेनिकल डाइजेशन इन माउथ occurs by the help of teeth, tongue, masticatory muscle, तो हमारे मुंह में जो फूड है वो क्या हो जाएगा?
टंग जो है वो उसको पोजीशन करेगा ताकि वो हमारे टीथ के नीचे आए। टीथ जो है वो क्या करेंगे, मेस्टिकेशन की प्रोसेस में मेस्टिकेटरी मसल्स वगैरह में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में या स्मॉल पीसेस के अंदर ब्रेक कर दिया जाएगा। यही होता है मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर। ठीक है, सो फूड इज ब्रोकन इन स्मॉल particles and mixed with saliva. Saliva. यदि फूड को हम छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक कर दें और सलाइवा से मिक्स कर दें, क्या बोलेंगे उसे अब? बोलस। इट इज ऑल्सो नॉन एज बोलस। अब इस फूड को हम बोलते हैं बोलस, तो मुंह में ऐसे बोलस बनता है। ठीक है, तो ये तो मैकेनिकल डाइजेशन होगा। और अब सलाइवा मिक्स हो गया, तो सलाइवा में कोई एंजाइम वगैरह है क्या? यस सर। यस, सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज होता है वो क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा स्टार्च को। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, क्या इस एंजाइम का एक और भी नाम है क्या? यस सर, अल्फा एमाइलेज। अल्फा अमाइलेज का एक और भी नाम है क्या? वो नहीं पता। टाइलिन, टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च। ठीक है, कितना? लगभग 30%। यस, वेरी गुड, 30% स्टार्च is digested in mouth। तो मुंह में 30% स्टार्च डाइजेस्ट हो जाएगा। बाकी का स्टार्च कहाँ पे डाइजेस्ट होगा? बाकी का स्टार्च कहाँ पर डाइजेस्ट होता है? बाकी का स्टार्च जो है वो मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन और में इंटेस्टाइन डाइजेस्ट में। होता है। यस, तो वहां पर जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है और सकस एंटेरिकस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बाकी के स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे। माउथ में कितना, लगभग 30% स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अब ये डाइजेस्ट होगा तो क्या रिएक्शन होती है, स्टार्च जो है माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, स्टार्च जो है इसके ऊपर एक्टिविटी हुई टाइलिन की या सलाइवरी माइलेज की। पीएच कितना, कितने पीएच पे ये सबसे अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर? 6.8 के आसपास। ठीक है, तो ये सर कन्वर्ट हो बताऊं। जाता है किसके अंदर, ये कन्वर्ट हो जाता है टुकड़ों में, डेक्स्ट्रिन्स अल्फा प्लस डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन प्लस माल्टोज। क्या होता है डेक्स्ट्रिन, जानते हो क्या? नो। स्टार्च कैसा होता है जानते हो? बायोमोलिक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टार्च जो है उसके अंदर बीटा 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स वगैरह होते हैं बहुत सारे शुगर में, वो कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं, ग्लूकोज में। तो ये इससे ब्रेक होगा तो कुछ बड़े, ये डेक्स्ट्रिन जो है वो बड़े साइज के पॉलीसेकेराइड्स हैं ये। ठीक है, बड़े साइज के पॉलीमर्स हैं किसके, ग्लूकोज के। और माल्टोज जो है वो डाइसेकेराइड है। तो ऐसे कुछ डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड जैसे बन गए, जिससे सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा है, स्टार्च को ब्रेक कर देता है डेक्स्ट्रिन्स के अंदर और माल्टोज के अंदर। क्लियर होगी बात इतनी? अब क्या होगा? सर, हाँ बच्चे। सर एमाइलेज के साथ लाइसोजाइम भी तो होता है ना? देखो स्टार्च, ये सलाइवा के अंदर लाइपेज एंजाइम बहुत कम अमाउंट में होता है। लाइपेज एंजाइम जो है वो सलाइवा में भी बहुत कम होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी बहुत कम, है ना? ओके। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली जो है, यदि हम फूड पार्टिकल्स में से बात करें कि किसका डाइजेशन होगा, तो मेनली स्टार्च का डाइजेशन होगा, बाकी तो बहुत कम अमाउंट। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या होगा, देखो डाइजेस्ट होने के बाद में जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है ओरल कैविटी में, तो और बोलस बन गया है, तब क्या होगा, तब इसे निगल लिया जाएगा, स्वॉलो किया जाएगा। तो स्वॉलो करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोल देते हैं हम डिग्लूटेशन। क्या बोल देते हैं? डिग्लूटेशन, निगलना, स्वॉलो करना। ठीक है, डाइजेस्टेड, या ऐसे लिख दूं, आफ्टर डाइजेशन
of food in oral cavity, bolus is swallowed. That is also known as deglutition. डिग्लूटिशन वर्ड ध्यान रखना, इसका मतलब होता है फूड को निगलना। कहां पे चला जाएगा? माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से कहां पे चला जाएगा? ईसोफेगस। सो डिग्लूटिशन के टाइम पे जब सॉलो करते हैं उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे एपिग्लॉटिस जो है वो क्या कर देता है? बोलो। एट द टाइम ऑफ बंद डिग्लूटिशन, कर देगा। यस, डिग्लूटिशन विंड पाइप और क्या बोल सकते हैं हम? लैरिंग्स। लैरिंग्स की भी ओपनिंग जो है, पर्टिकुलर वर्ड यूज करूं क्या? ग्लॉटिस। ग्लॉटिस। ग्लॉटिस, रुको, लैरिंग्स की ओपनिंग को क्या बोलोगे? ग्लॉटिस। यस, ग्लॉटिस इज क्लोज्ड बाय द हेल्प ऑफ epiglottis and bolus enters in esophagus. कहां पर आ गया? ईसोफेगस के अंदर आ गया बोलस। अब ईसोफेगस के अंदर क्या होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्रमानुकुंचन गति। यस, जिसमें हम देखते हैं कि एक के बाद एक मसल में कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पुशेस द बोलस इन स्टमक बाय द ओपनिंग ऑफ, कौन ओपन होगा? ओपनिंग ऑफ कार्डियक स्फिंक्टर। तो गलेट से कहां पे चला गया? वो एपिग्लॉटिस ने क्या किया? ग्लॉटिस को बंद कर दिया, गलेट जो है वो ओपन रहेगा, तो फूड चला जाएगा गलेट में। वहां से कहां पे चला गया? वहां से ईसोफेगस के अंदर चला गया और वहां पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी, फूड जो है वो डाउनवर्ड पुश होगा और अल्टीमेटली कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होगा और फूड कहां पर चला जाएगा? स्टमक के अंदर चला गया। ठीक है, ओरल कैविटी में डाइजेशन समझ में आ गया सबको? क्या ईसोफेगस में भी डाइजेशन होता है क्या? ईसोफेगस भी कोई एंजाइम बना रहा था क्या? बोलो। नो सर। ईसोफेगस कोई एंजाइम नहीं बना रहा था, तो फूड जो है वो अपना आराम से चला गया कहां पर? स्टमक के अंदर चला गया। अब इसके बाद सर हाँ बच्चे, सर एक बार हिंदी में बताइए ना। ओके, देखो, मुंह में जो हमारा भोजन था वो भोजन क्या हुआ? उस भोजन को दांत, जीभ, तालू, इन सब की हेल्प से और जो चबाने वाली मसल होती है उन सब की हेल्प से क्या किया गया? छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया गया। ठीक है, और उसके अंदर सलाइवा मिक्स हो गया, उसे हमने क्या बोल दिया? बोलस बोल दिया। अब बोलस जो है उसके ऊपर सलाइवरी अमाइलेज की एक्टिविटी होगी। सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को तोड़ देगा। स्टार्च को तोड़ता है किसके अंदर? डेक्स्ट्रिन और माल्टोज के अंदर। ठीक है, बाकी एंजाइम जो है लाइपेज वगैरह, सलाइवरी लाइपेज वगैरह, वो सब बहुत कम होते हैं, तो उनकी एक्टिविटी यहाँ पर नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम बाकी एंजाइम्स की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुंह में मैकेनिकल और बायोकेमिकल डाइजेशन हुआ। अब ये बोलस जो है वो उसको क्या करेंगे? निगलेंगे। टंग जो है वो पैलेट के ऊपर फोर्स लगाता है, एपिग्लॉटिस ऊपर होता है, तो इस एक दाब जैसा हम बनाते हैं और उसकी वजह से फूड को हम पुश कर देते हैं पीछे की तरफ, और वो कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है हमारी ग्रसनी में, ग्रसनी ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, ग्रसिका क्या बोलते हैं? ग्रसिका में। ठीक है, ईसोफेगस में चला गया और ईसोफेगस में क्रमाकुंचन गति की वजह से वो कहां पर चला जाएगा? वो चला जाएगा कार्डियक स्फिंक्टर को ओपन करते हुए स्टमक के अंदर। कहां पे पहुंच गया फूड? बोलस कहां पहुंच गया? स्टमक के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, चलो अब स्टमक मतलब अमाशय। ठीक है, अब देखो स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होता है। देखो, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। देखो, स्टमक जो है तुमको पता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। फूड जो है यहाँ पर काफी टाइम तक रहेगा। फूड स्टे इन स्टमक
4 to 5 hours. It is mixed with gastric juice, that is gastric juice कैसा होता है? हाईली एसिडिक। अब जो ऊपर से बोलस आया था वो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ में मिक्स हो गया, उसे हम क्या बोलते हैं? काइम। This food is now known as, क्या बोलते हैं? सोच लो। काइम। काइम, ठीक है, काइम बोल देते हैं इसे। ठीक है, यानी मुंह में बोलस, स्टमक में काइम और इंटेस्टाइन में काइल होता है। ये 3 वर्ड हैं जो तुम्हें ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर आ गया। अब ये फूड का डाइजेशन होगा स्टमक में। अब स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे होगा? जो एंजाइम्स वहां पर बनते होंगे उनसे होगा। तो क्या तुम्हें पता है कि जो बच्चों में, इन्फेंट में एक एंजाइम बनता है, एडल्ट में धीरे धीरे फिर वो एंजाइम नहीं बनता है, जैसे एज बढ़ती है वो एंजाइम बनना कम हो जाता है और हमारे अंदर नहीं बन रहा। कौन सा एंजाइम है वो? प्रोरेनिन। यस, स्टार्टिंग में बनता है प्रोरेनिन, और प्रोरेनिन जो है वो HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेनिन में। रेनिन में। तो इन्फेंट्स में क्या हुआ? इन इन्फेंट्स, अब ये चीज सिर्फ इन्फेंट में हो रही है क्या? कि इन्फेंट के अंदर हम देखते हैं प्रोरेनिन एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड। इन्फेंट्स के अंदर प्रोरेनिन एंजाइम बनता है, और ये प्रोरेनिन क्या होता है? प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म है। प्रोरेनिन जो है वो HCl की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? रेनिन के अंदर, एक्टिव फॉर्म। और रेनिन जो है वो ब्रेक करता है किसको? मिल्क प्रोटीन। कौन सा मिल्क प्रोटीन? केसीन। केसीन है क्या? मिल्क प्रोटीन। बच्चे मिल्क फीड करते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं तो मम्मी का दूध ही पीते हैं बस 6 महीने तक। तो उसके बाद भी मेन जो उनका फूड होता है वो मिल्क होता है। तो मिल्क प्रोटीन केसीन जो होता है उसके ऊपर एक्टिविटी होती है किसकी? इस रेनिन की। रेनिन क्या करता है? रेनिन इस केसीन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? पैराकैसिनेट में। यस, और कैल्शियम जो है वो भी वहां पर आ जाता है, कैल्शियम के साथ मिलकर बना देता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट। और ये कैसीन से कैल्शियम पैरा कैसिनेट बनना, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इसको क्या बोल देते हैं हम? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, तो केसीन प्रोटीन जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो बन जाता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो ये वाला प्रोसेस किसके अंदर चल रहा है? सिर्फ इन्फेंट के अंदर। फिर लेटर ऑन क्या होता है? हमारे अंदर तो रेनिन नहीं बन रहा, तो फिर क्या होगा? तो फिर मिल्क का डाइजेशन कैसे होगा? HCl उसको ब्रेक करेगा। अच्छा, जरूरी क्या था ये मतलब कैल्शियम पैराकैसिनेट बनाने का? क्योंकि कैसीन तो वाटर सोल्यूबल टाइप का प्रोटीन है, वाटर सोल्यूबल है। यदि वाटर सोल्यूबल रहेगा तो वो बहुत जल्दी वहां से बाहर निकल जाएगा। तो उसको यदि हम किस में बना दे? दही जैसा बना दे, थक्का जैसा बना दे, तो कैल्शियम पैराकैसिनेट क्या हो जाएगा? वो ज्यादा देर तक रुकेगा किसके अंदर? स्टमक के अंदर। इसीलिए इसका कर्डलिंग वहां पर करवाया जाता है किसके अंदर? बच्चों के अंदर। ठीक है, फिर हमारे अंदर क्या होगा? हमारे अंदर इसका डाइजेशन वही पेप्सिन जो है वो करेगा, या फिर जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो वहां पे जो प्रोटीन को ब्रेक करने वाले एंजाइम है वो करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डाइजेशन होता है। तो ये तो पर्टिकुलर इन्फेंट की बात होगी। हमारे अंदर बात करें तो हमारे अंदर पेप्सिन जो है, क्योंकि मिल्क का प्रोटीन का एंडोपेप्टाइडेज जो है, ये रेनिन भी एंडोपेप्टाइडेज है, पेप्सिन भी एंडोपेप्टाइडेज है। तो बनता है किस फॉर्म में? इनिशियली जो इनएक्टिव फॉर्म होता है वो कौन सा होता है हमारे अंदर? बोलो। होता है प्रो, नहीं सॉरी, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म कौन सा है? पेप्सिनोजन है। ये पेप्सिनोजन के ऊपर जब HCl की एक्टिविटी होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? पेप्सिन के अंदर। तो इस तरीके से ना पेप्सिन जो है
उसका फॉर्मेशन होता है। और ये पेप्सिन जो है, अब ये क्या करेगा, ये प्रोटीन को ब्रेक करेगा। ये पेप्सिन एक्सोपेप्टाइडेज होता है कि एंडोपेप्टाइडेज? एंडोपेप्टाइडेज, यानी कि बीच में से ब्रेक करेगा। अब एक लंबा सा प्रोटीन है, बीच बीच में से टुकड़े हो जाए तो छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड्स बन जाएंगे, प्रोटीन के टुकड़े बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो क्या होता है, जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन के ऊपर एक्टिविटी होगी किसकी? पेप्सिन की। और ये प्रोटीन को ब्रेक कर देगा किसके अंदर? कुछ पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, पेप्टॉन और प्रोटियोजेस, ये सब बन जाते हैं। ये क्या है एक्चुअल में? ये सब लार्ज पॉलीपेप्टाइड जो उनके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, टुकड़े हैं, तो ये सब बना देता है कौन? पेप्सिन। इसके अलावा यदि हम स्टमक में बात करें तो स्टमक में बहुत कम अमाउंट में क्या होता है? गैस्ट्रिक लाइपेज। स्मॉल अमाउंट of gastric lipase is also present in stomach. तो थोड़ा सा फैट का डाइजेशन भी यहाँ पर हो जाता है। फैट जो होता है उसको ये किसमें ब्रेक कर देगा? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के अंदर, ठीक है, बट बहुत ही कम अमाउंट में। तो इस तरीके से जो डाइजेशन है वो कहाँ पर होता है? स्टमक में। क्या क्लियर हो गई सबको बात? सर प्रोटीन को बीच से काटेगा बोले ना? हाँ, जिसको हम एंडोपेप्टाइडेज एक्टिविटी बोलते हैं। हाँ वो। ठीक है ना? चलो, अब इसके बाद में देखो डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन कैसे होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के लिए कुछ सिक्रेशन है, कुछ उसके खुद के सिक्रेशन है। कौन कौन से? इंटेस्टाइन जो है खुद कुछ एंजाइम्स और कुछ सिक्रेशंस बनाता है, वो क्या बोलते हैं उसको? सकस एंटेरिकस, इंटेस्टाइनल जूस बोल लो, और पेनक्रियाटिक जूस एंड bile helps in digestion in small intestine. अब तुम्हें पता है कि लार्ज स्टमक जो है उसके अंदर जो फूड था वो उसका पीएच कैसा था? उसका पीएच एसिडिक था। कितना कितना कितना? जो गैस्ट्रिक जूस है उसका पीएच कितना होता है? 1.2 समथिंग। पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस बताओ कोई बच्चा। 1.2 sir. 1.8 1.8, यस, लगभग 1.2 to 1.8 में, मतलब 2 के आसपास है, 2 से भी कम होगा। हाँ सर। ठीक है ना? तो इतना ज्यादा एसिडिक था ये। और यहाँ पर जो एंजाइम थे वो इस एसिडिक पीएच पे काम कर रहे हैं। बट इंटेस्टाइन की बात करें तो इंटेस्टाइन के अंदर अब क्या होगा? अब यहाँ पर जो पीएच होगा वो क्या हो जाएगा? वो बेसिक होगा। अब ये एंजाइम जितने भी यहाँ पर तुम्हें पेनक्रियाटिक जूस या उसके दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं, सकस एंटेरिकस के, वो सारे किस पीएच पे काम करेंगे? बेसिक पीएच या अल्कलाइन पीएच पे काम करेंगे। तो मैकेनिकल डाइजेशन यहाँ पर भी होगा। मैकेनिकल digestion occurs by segmentation and mixing of food with digestive juices. क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर जो म्यूकस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये सब कुछ प्रेजेंट है, उनके साथ में फूड जो है वो मिक्स होगा छोटे छोटे सेगमेंट्स बना करके, ताकि
एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह भी मिले, तो इस तरीके से मैकेनिकल डाइजेशन यहाँ पर भी हो जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सिक्रेशन आ रहा है ड्यूडेनम वाला पार्ट, देखो ड्यूडेनम वाला पार्ट जो है वहां पर ही सबसे ज्यादा सिक्रेशन आ रहे हैं, मुझे लगता है वहां पर ही सबसे क्विकली जो है वो डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। हालांकि ड्यूडेनम जेजुनम वगैरह दोनों के अंदर होती रहती है, और इलियम जो है वहां पर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन वाला फंक्शन होता है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें तो मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा डाइजेशन भी यहाँ पर ही होगा, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी कहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। ठीक है, अब पेनक्रियास के अंदर कौन कौन से एंजाइम और किस तरीके से वो फूड का डाइजेशन कर रहे हैं वो देखो। पेनक्रियास के अंदर अमाइलेज एंजाइम होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, बेसिक पीएच पे काम करेगा ये भी। और ये क्या करता है, ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है वो स्टार्च को ब्रेक करता है किसके अंदर, डाइसेकेराइड्स के अंदर, यानी माल्टोज वगैरह बना देगा। कुछ डेक्स्ट्रिन भी बनते हैं और माल्टोज वगैरह भी बनते हैं। तो इसके अंदर अमाइलेज एंजाइम, ठीक है, किसको ब्रेक करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए। दूसरा, इसके अंदर ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है। क्या तुम्हें पता है ट्रिप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म कौन सा होता है? ट्रिप्सिनोजन। यस, यानी पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन एक्टिव फॉर्म की इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म। तो यहाँ पर एंटेरोकाइनेज की सर इस प्रेजेंस साल का में, क्वेश्चन था ये नीट का। यस ये इंपॉर्टेंट भी है। ये क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन जो है वो एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ट्रिप्सिन के अंदर, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म है। ठीक है, अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, ये एक्सोपेप्टाइडेज की एंडोपेप्टाइडेज, एंडोपेप्टाइडेज है, क्या करेगा, ये प्रोटीन को, लार्ज प्रोटीन को छोटे प्रोटीन्स के अंदर ब्रेक कर देगा। क्या कर देगा, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में या पेप्टॉन्स में, इन सब में ब्रेक कर देता है। सेम ऐसे ही काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन का इनएक्टिवेटेड फॉर्म क्या होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन। ये तो इनएक्टिव है। ये ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, काइमोट्रिप्सिन के अंदर। ये भी क्या है, ये भी एंडोपेप्टाइडेज है, एंडोपेप्टाइडेज। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों ही सेम ही काम करेंगे, प्रोटीन के लार्ज पॉलीपेप्टाइड जो हैं उनको टुकड़ों में तोड़ देंगे। यानी क्या बना देंगे इनसे, ये जो पेप्सिन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है वो पेप्सिन की तरह ही काम कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या करते हैं, और प्रोटीन को ब्रेक कर देते हैं पेप्टाइड्स, पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोसिस, इसके अंदर ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, कौन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। अब क्या है, अब भाई ये तो प्रोटीन जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तो टूट रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाए। हम चाहते हैं कि वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे मान लो ये प्रोटीन की बहुत लंबी चेन थी यहाँ पर, मान लो प्रोटीन की बहुत लंबी चेन थी इस तरीके से, तो ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, ट्रिप्सिन इसे ब्रेक कर दे रहा है कुछ इस तरीके से। ये गोले जो बना रहा हूँ वो क्या है, वो अमीनो एसिड्स, सर्कल जो बना रहा हूँ वो अमीनो एसिड, और बीच में जो लाइन है वो पेप्टाइड बॉन्ड है। अब क्या हुआ, अब हमने देखा कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एक एंजाइम होता है, इसका नाम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है वो है एक्सोपेप्टाइडेज। क्या है वो, एक्सोपेप्टाइडेज। कहां से ब्रेक करेगा बताओ, बाहर से। बाहर से, यानी वो क्या करेगा, वो यहां से ब्रेक करेगा। तो क्या अमीनो एसिड अलग होने लग जाएंगे, फिर ये टूट गया फिर इसको ब्रेक करेगा, फिर ये टूट गया फिर इसको ब्रेक करेगा। तो एक एक करके यदि ऐसे ब्रेक करता जाएगा तो क्या होगा, अमीनो एसिड्स जो है वो अलग होते जाएंगे। यस सर।
तो इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये एक्सोपेप्टाइडेज है। और ये एक्सोपेप्टाइडेज क्या करता है, ये एक्सोपेप्टाइडेज जो है, यहाँ जो पेप्टाइड्स बने थे या पेप्टोन और प्रोटीएजेस बने थे उनको ब्रेक कर देता है, किसके अंदर, अमीनो एसिड के अंदर। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? तो जी ध्यान सर। रखना कि एंडोपेप्टाइडेज कौन सा है और एक्सोपेप्टाइडेज कौन सा है। पैनक्रेटिक जूस में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है, अभी हम सक्कस एंटेरिकस भी पढ़ेंगे, जो गैस्ट्रिक जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसके अंदर तुम देखोगे अमीनो पेप्टाइडेज होगा। ये दोनों के दोनों एक्सोपेप्टाइडेज है और क्या करते हैं, अमीनो एसिड बना देते हैं। प्रोटीन का डाइजेशन हो गया कंप्लीट। हमको क्या करना है, प्रोटीन। हाँ बच्चे, सर इसका इनएक्टिव फॉर्म क्या होगा, क्या कार्बोक्स ये इसका वाले कोई, का? ये कोई इनएक्टिव फॉर्म नहीं, ये तो नॉर्मल एक्टिव फॉर्म में ही रिलीज होता है। तो सर प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज किसको बोलते हैं फिर? हाँ बच्चे तुम सही बोल रहे हो, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इनएक्टिव फॉर्म होता है। इसी का होगा ना वो तो? हाँ हाँ वो इसी का होगा, सही बोलो सही। ठीक है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बनता है पहले, वो कार्बोक्सी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक बोल रहे उसको कौन बदलेगा, ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में? हो। नहीं, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होता है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जो कुछ हार्मोन्स वगैरह रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बन रहे थे ना इंटेस्टाइनल जूस के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, उन हार्मोन की वजह से वो एक्टिवेट होता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, हाँ। और ये अब देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट देखो लाइपेज। लाइपेज जो है वो, अब लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज तो बहुत कम था, यहाँ पर लाइपेज जो है वो ज्यादा काम करता है। ठीक है, लाइपेज जो है पेनक्रियाज में मेन होगा, जो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। और इस लाइपेज का काम क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड्स जो है उसको ग्लिसरॉल फैटी एसिड को अलग करते जाना, मोनोग्लिसराइड बना देना, फैटी एसिड को अलग कर देना। तो इस तरीके से उसको ब्रेक कर देगा, किसके अंदर, मोनोग्लिसराइड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स वगैरह जो है वो बनेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद में, अच्छा, ये लाइपेज की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कौन हेल्प करता है, बाइल। यहाँ पर बाइल जो आएगा वो क्या करेगा, वो हेल्प करेगा, क्योंकि बाइल जो है वो उसके अंदर खुद एंजाइम नहीं होते, लेकिन वो क्या करता है, वो फैट वगैरह का इमल्सिफिकेशन करवाता है ताकि डाइजेशन जो है बाकी एंजाइम अच्छे से कर पाए, लिपिड जो है, लाइपेज जो है वो अच्छे से डाइजेशन कर पाए। तो इस लाइपेज को हेल्प करता है कौन, बाइल। तो ये क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड्स वगैरह के अंदर ब्रेक कर देगा, ग्लिसरॉल के अंदर ब्रेक कर देगा। और न्यूक्लियस एंजाइम पहले भी पढ़ा है तुमने। न्यूक्लियस यस एंजाइम सर। के अंदर यहाँ पर दो पार्ट, देखो, न्यूक्लियस जो है वो तो क्या करेगा, वो न्यूक्लिक एसिड्स जो है उनको ब्रेक करेगा। और न्यूक्लियोसाइडेज और न्यूक्लियोटाइडेज ऐसे दो एंजाइम होते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक करते हैं, साइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड को ब्रेक कर देते, ताकि इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो पहले क्या कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में ब्रेक कर रहा है। तो ये पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। क्लियर हो गई बात सबको? काफी हद तक डाइजेशन जो है उसने, पेनक्रियाटिक जूस ने यहाँ पर करवाया। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस की, सक्कस एंटेरिकस जिसे मैं बोल रहा हूँ। तो सक्कस एंटेरिकस के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं। ठीक है, कुछ हार्मोन भी बन रहे हैं। तो हार्मोन के बारे में तो अभी हमने पढ़ लिया था कि एंटेरोकाइनेज जो है, एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेज जो है, ये क्या कर रहा है, ये तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, ये तो हमने पढ़ लिया था अभी। ठीक है, अब अभी मैंने वहां पे बताया था कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अमीनो पेप्टाइडेज है। एंडोपेप्टाइडेज होगा कि एक्सोपेप्टाइडेज, एक्सोपेप्टाइडेज क्या करेगा, ये जो लार्ज पेप्टाइड है उनको ब्रेक करेगा, अमीनो एसिड के अंदर साइड साइड से तोड़ रहा है। ऐसे ही पेप्टाइडेज एंजाइम और भी होते हैं इनके अंदर, जो क्या करते हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स जो होते हैं उनको भी अमीनो एसिड्स में ब्रेक करते हैं। तो अल्टीमेटली जो पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस है, इन्होंने क्या किया, जो पेप्टाइड्स के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स थे या लार्ज फ्रेगमेंट्स थे, उनको अल्टीमेटली अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो फैट का, सॉरी, प्रोटीन का डाइजेशन जो इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा इनके अंदर होते हैं डाइसेकेराइडेज। डाइसेकेराइडेज कौन से एंजाइम होंगे, जो डाइसेकेराइड को ब्रेक करते हो, जैसे माल्टेज, जैसे लैक्टेज, जैसे सुक्रेज,
तो ऐसे डाइपेप्टाइडेज डाइसैकेराइडेज जो है वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। कैसे काम करेंगे ये, जैसे मान लो कि यहाँ पर पहले डेक्स्ट्रिन था, मान लो डेक्स्ट्रिन और भी आया, माल्टोज भी है और डेक्स्ट्रिन भी है, तो डेक्स्ट्रिन के ऊपर यहाँ पर काम करता है डेक्स्ट्रिनेज, अल्टीमेटली क्या बना देगा, अल्टीमेटली बना देगा ग्लूकोज, ठीक है, एक सिरे से तोड़ेगा। देन यहाँ पर माल्टेज, माल्टोज को ब्रेक करेगा, माल्टोज डाइसैकेराइड है, किस किस से बना होता है माल्टोज, बता सकते हो क्या? ग्लूकोज के 2 अणु से। ग्लूकोज प्लस तो ग्लूकोज। ये यस, तो ये बना देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज के दोनों से बना हुआ है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ऐसे ही सुक्रोज है मान लो, कौन सा एंजाइम डाइसैकेराइडेज है, सुक्रेज हेल्प करेगा इसे, किससे बना होता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ब्रेक कर देगा। ऐसे ही लैक्टोज है, डाइसैकेराइड है ये भी, कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है, लैक्टेज, लैक्टेज। मिल्क के अंदर है ये, किसमें ब्रेक कर देगा, ग्लूकोज Galactose. और गैलेक्टोज। लैक्टोज। तो इस तरीके से ये डाइसैकेराइड और डेक्स्ट्रिनेज जो है वो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट है, इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड जो है उसको ब्रेक करने के लिए एंजाइम था न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करने के लिए एंजाइम था न्यूक्लियस। और यहाँ पर अब न्यूक्लिक एसिड ब्रेक हो गया जब पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू न्यूक्लियोटाइड में, तो न्यूक्लियोटाइड को आगे ब्रेक करना होगा किसके अंदर, जो उसका कंपोनेंट है शुगर और नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट के अंदर। फॉस्फेट। तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम काम करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड को ब्रेक कर देगा किसके अंदर, न्यूक्लियोसाइड में और फॉस्फोरिक एसिड में। पढ़ा हुआ जेनेटिक्स में तुमको कंपोजिशन ध्यान है कैसे बन रहा था। तो फॉस्फोरिक एसिड जो है, फॉस्फेट जो है वो निकाल दिया किसने, न्यूक्लियोटाइडेज ने। फिर बारी आएगी न्यूक्लियोसाइडेज की, अब क्या बचा हुआ है, अब न्यूक्लियोसाइड के अंदर बचा हुआ है शुगर और नाइट्रोजनस बेस, तो शुगर और नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन और पैरामिडीन जो है उसको ब्रेक कर दिया किसने, न्यूक्लियोसाइडेज ने। और जो इंटेस्टाइनल लाइपेज है वो क्या करेगा, वो लिपिड को ब्रेक कर देगा, ट्राइग्लिसराइड जो उसको मोनोग्लिसराइड, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स इन सब के अंदर कन्वर्ट कर देगा इंटेस्टाइनल लाइपेज, ठीक है। और ये भी किस पीएच पे काम करता है, ये भी बेसिक पीएच पे काम करते हैं। कितना कितना पीएच, 7.8। 7.8 के आसपास, ठीक है ना, 7.5 to 8 के बीच में ये होता है। और यहाँ पर भी बेसिक पीएच जो है उनको बनाने में इनकी हेल्प जो है वो बाइल जूस भी कर रहा है, ठीक है। इसका खुद का भी पीएच बेसिक होता है और पेनक्रियाटिक जूस का भी बेसिक होता है, तो उस पर ये इस तरीके से काम कर पाते हैं। तो तुमने देख लिया कि किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारा डाइजेशन हो रहा है, किसकी हेल्प से, पेनक्रियाटिक जूस की हेल्प से और इंटेस्टाइनल जूस की हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पर बाइल की यदि मैं बात करूं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि यहाँ पर जो है गॉल ब्लैडर जो है उसके थ्रू सीक्रेट हुआ था क्या, बाइल जूस। तो बाइल जूस जो है उसके अंदर एंजाइम होता है क्या, नहीं होता है। बाइल जूस does not contain digestive enzyme, digestive enzymes, but bile salt helps in emulsification, yes, emulsification of fat and helps in digestion and absorption of fat, ठीक है। तो बाइल जूस जो है वो क्या करेगा, वो बाइल के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। कैसे होता है एब्जॉर्प्शन वगैरह वो हम देखेंगे जब एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पढ़ रहे होंगे तब, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन सबको समझ में आ गया क्या, ठीक है। तो फिर इसके बाद में देखो आप डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह बनते हैं, नहीं क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स
are not formed in large intestine. So digestion does not occur in this part. अब ये पार्ट जो है इसके अंदर डाइजेशन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसका? एब्जॉर्प्शन ऑफ Mineral and water. water, Mineral. minerals and some drugs occurs in this part. इस पार्ट में हम देखते हैं कि कुछ जो कॉमेंसाल वगैरह होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। और वो बैक्टीरिया जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में वो क्या कर देते हैं, वो कुछ विटामिन वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे जैसे इकोलाई। इकोलाई lives in large intestine. It feeds on undigested food and forms some vitamin like vitamin B1, B2, mainly B12, विटामिन के एटसेट्रा। तो ऐसे कुछ विटामिन वगैरह जो हैं वो जरूर से बनाता है इकोलाई, कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन जो है वहां पर हमने क्या देखा? वहां पर हमने देखा कि डाइजेशन जो है वो नहीं होगा और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो स्टोर होगा। अनडाइजेस्टेड फूड is stored and ultimately released out by mass peristalsis. मास पेरिस्टाल्सिस। बाद में क्या होगा? पेरिस्टाल्सिस के थ्रू इसे रिलीज कर दिया जाएगा। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बाय डिफिकेशन। डिफिकेशन बोल देते हैं, उसके थ्रू ये बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से डिफरेंट पार्ट के अंदर कैसे डाइजेशन होता है उसकी बात हमने कर ली है। क्या इतनी बातें सब बच्चों को क्लियर है क्या? अब देखो नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन से हार्मोन कहाँ पर बनते हैं और वो किस तरीके से कंट्रोल करते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, मेन हार्मोन की यदि मैं बात करूं यहाँ पर, तो इंटेस्टाइन के अंदर मेन हार्मोन जो होता है वो तो गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइन, ये तीन ही मेन हार्मोन है। कौन कौन से? गैस्ट्रिन हार्मोन। अब ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है कौन बनाता है? नाम से भी पता पड़ रहा है कौन बना रहा होगा? जी सोर्स ऑफ सिक्रेशन स्टमक। स्टमक के अंदर कौन सी सेल होती है? जी सेल पढ़ा था हमने। एंटेरोक्राइन सेल्स जो होती है उनमें हमने क्या देखा था? जी सेल्स प्रेजेंट थी स्टमक के अंदर। और ये जी सेल्स जो होती है वो गैस्ट्रिन बना रही है, और गैस्ट्रिन का काम क्या है? स्टमक को प्रोमोट करना, स्टिमुलेट करना। किसके सिक्रेशन के लिए? गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन के लिए। स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सिक्रेशन, जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रेशन करवाएगा, और मोटिलिटी जो है वो भी बढ़ाता है। यही इंपॉर्टेंट काम, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस जो है वो बनाएगा, बनाने को प्रमोट करेगा गैस्ट्रिन हार्मोन। अब ये हार्मोन कैसे बनते हैं? जैसे फूड जो है उसको हमने देखा, या फूड हमारे इंटेस्टाइन में आया तो उनकी वजह से ये स्टिमुलेट होता है, और कंडीशनल अनकंडीशनल रिफ्लेक्स, और ये प्रोमोट कर रहा है किसको? ये प्रोमोट कर रहा है हमारे मोटिलिटी को। HCl जो है उसके सिक्रेशन को बढ़ाएगा। मोटिलिटी, HCl सिक्रेशन उसको भी प्रमोट करेगा। उसके अलावा अदर फंक्शन, ये मेन फंक्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदर फंक्शन
promote growth of gastric mucosa, stimulate release of pancreatic hormone, stimulate secretion of pancreatic juice and stimulate secretion of pancreatic hormone हमने देख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। दूसरा हार्मोन की बात करें हम, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो है वो और कोलेसिस्टोकाइनिन, ये दोनों हार्मोन कौन बनाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी जो मेनली ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है वो बनाता है कोलेसिस्टोकाइनिन। सिक्रेटिन की भी बात करें तो ये भी मेनली ये हार्मोन जो है ना वो मेनली ड्यूडेनम वाले पार्ट में बनते हैं। तो सिक्रेटिन जो है वो एस सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फॉर्म करेगा, और सिक्रेटिन स्टिमुलेट करता है किसको? ये स्टिमुलेट करेगा जो यहाँ के एंजाइम्स हैं उनको, हार्मोन्स और एंजाइम्स के फॉर्मेशन को। स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ वाटरी एंड अल्कलाइन पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो हार्मोन होते हैं, सॉरी जूसेस होते हैं, जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं, उनके सिंथेसिस को प्रमोट करता है सिक्रेटिन। ठीक है, और ये गैस्ट्रिक सिक्रेशन को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा। खुद का तो पॉजिटिव इफेक्ट है, गैस्ट्रिन पे क्या होगा? नेगेटिव इफेक्ट हो जाएगा, यानी इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। ये ध्यान रखना कि सिक्रेटिन जो है वो पेनक्रियास को स्टिमुलेट कर रहा है कि ना कि भाई सिक्रेशन को बढ़ाओ, लेकिन गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन। ये दोनों मिलके इंटेस्टाइन में काम कर रहे होते हैं, इसलिए। क्लियर हो गया? कोलेसिस्टोकाइनिन, और इसको हम एक और भी नाम से जानते हैं, क्या? पेनक्रियोजाइमिन। पेनक्रियोजाइमिन भी बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन, सीसी के। ये क्या करेगा? ये आई सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उससे बनता है, और ये जो गॉल ब्लैडर है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बाइल सीक्रेट हो जाए। पेनक्रियास की सिक्रेशन को इंड्यूस करेगा विद एंजाइम्स। सिक्रेटिन एक्टिविटी को बढ़ाता है, एंटेरोकाइनेज सिक्रेशन को बढ़ाता है, बाकी गैस्ट्रिक एक्टिविटी पे इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेगा, इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर क्लोज करवाएगा, हंगर सप्रेस करता है, इंड्यूस ड्रग टॉलरेंस टू ऑपोइड। ठीक है, तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन जो है इसके बारे में ये ध्यान रखना। देन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जीआईपी। ड्यूडेनम और जेजुनम के अंदर के सेल्स जो है वो जीआईपी बनाते हैं। क्या कर रहा है? उल्टा काम कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। ऐसे ही वोसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, नाम से पता पड़ रहा है वोसो एक्टिव इंटेस्टाइनल, यानी इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा होगा। ठीक है, और स्टमक की एक्टिविटी को ये इनहिबिट करता है। स्टमक बना रहा है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन बना रहा है, डायलेट स्प्लैंकनिंग पेरिफेरल ब्लड वेसल्स, inhibit HCl secretion in gastric juice and stimulate the secretion of succus entericus. Succus entericus जो है उसका secretion ये बढ़ा देगा, स्मूथ मसल जो है उसको क्या कर देता है? रिलैक्स करवाता है। ठीक है, तो ये मेन हार्मोन्स हो गए जो कौन बनाता है? जो स्टमक और इंटेस्टाइन बना रहे हैं। इनके अलावा यदि मैं कुछ और एग्जाम्पल बताऊं तुम्हें, तो इनके अलावा ड्यूक्राइनिन होता है जो ड्यूडेनम बनाता है, और ड्यूडेनम के अंदर ब्रूनर ग्लैंड से जो म्यूकस का सिक्रेशन है उसको बढ़ाता है। विलिक्राइनिन जो है वो भी ड्यूडेनम ही बनाएगा, और वो क्या करेगा? वो विलाई की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। ठीक है, और एक एंटेरोक्राइनिन होता है जो ड्यूडेनम बनाता है, और ये पेनथ सेल जो कि क्या है? पेनथ सेल हम डिफेंसिव टाइप की सेल है हमारी बॉडी के अंदर, क्या करिए? डिफेंस का काम करिए, डिफेंसिन बनाती है, लाइसोजाइम वगैरह बनाती है, तो उसको प्रोमोट करता है। तो इस तरीके से कुछ और भी हार्मोन्स जो है वो होते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली तुमको क्या ध्यान रखना है? मेनली गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और जीआईपी वीआईपी, बस इतना ध्यान रख लो। क्लियर हो गई बात सबको? ये तो बात हो गई किसकी? डाइजेशन, और उस हार्मोन जो है वो कैसे बनते हैं। अब बात करो किसकी? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव। अब एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट जो है बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि जब तुम एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो तो वहां पर बहुत ही कंफ्यूजन होता है। तुम होता है क्या? यस सर, पूरी खिचड़ी पकी है चैप्टर पूरी की। खिचड़ी पकी हुई है, यस बिल्कुल सही। तो देखो, जब हमने खाना खाया, लेकिन ये आसान हो जाएगा यदि तुमको ना जो मैंने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाला चैप्टर पढ़ाया था उस कंसेप्ट को अप्लाई करोगे तो तुम्हारा ये आसान हो जाएगा।
देखो ये जो बनाया हुआ है यहाँ पर एपिथेलियम बनाया हुआ है, जो सेल तुम्हें दिख रही है ये एपिथेलियम, एपिथेलियल सेल ऑफ विलस, विलाई जो है उसके अंदर एपिथेलियल सेल। इसके इस साइड क्या है, ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन है, क्या है ये, ल्यूमेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और इस साइड में ये जो है यहाँ पर क्या है, ब्लड कैपिलरी होगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अब एपिथेलियम के नीचे आएगा म्यूकोसा, एपिथेलियम के नीचे लेमिना प्रोपिया वाली लेयर, म्यूकोसा वाली लेयर, लेमिना प्रोपिया के अंदर ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होते तो वो लेयर आ जाएगी, यहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह। ठीक है, तो अब एब्जॉर्प्शन देखो, देखो एब्जॉर्प्शन की यदि हम बात करें तो ग्लूकोज, ग्लूकोज ग्लूकोज या कुछ अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड्स या फिर कुछ सॉल्ट्स हैं लाइक क्लोराइड है, ठीक है, या फिर फ्रक्टोज है, इनके एब्जॉर्प्शन की बात करें, यदि जैसे ही हमने खाया और इनका कॉन्सेंट्रेशन हाई है इन ल्यूमेन और इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है किसके अंदर, सेल के अंदर, ये सेल है। और हमने देखा कि सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब क्या होगा बताओ, अब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जाना है, इसको जाना है कि नहीं जाना है, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यदि इसको जाना होगा तो क्या एनर्जी कंज्यूम होगी, क्या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा कि पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, बोलो एक्टिव, एक्टिव होगा क्या, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन जाना है, एक्टिव होगा कि पैसिव, पैसिव। भाई अलोंग द, ये इंपॉर्टेंट है, बुक में सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन क्यों कब क्या होगा ये तो तुम्हें मैंने बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करो कंसेप्ट कि कॉन्सेंट्रेशन यदि ल्यूमेन में ज्यादा है सेल में कम है तो सेल एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। किसके थ्रू चला जाएगा ये, सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन की फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। देखो अब यदि कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो जिसके लिए मेम्ब्रेन परमिएबल हो, फुली परमिएबल हो तो सिंपल डिफ्यूजन से चला जाता है, लेकिन ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस जो है इनके लिए मेम्ब्रेन फुली परमिएबल नहीं है। सर हाँ सर ग्लूकोज तो नहीं जाता ना, पर ग्लूकोज तो एक्टिव होता है क्या? नहीं बच्चे, यदि ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा है और इधर कम है तो एक्टिव होगा क्या? सर कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से तो आप सही बनाए हो, लेकिन नॉर्मली जैसे पढ़ते हैं तो फ्रक्टोज है वो सुषाद्य बोलते हैं, क्लोरीन को सुषाद्य बोलते हैं, लेकिन ग्लूकोज के लिए तो एक्टिव का यूज करते हैं ना। नहीं नहीं, शायद बुक में भी है। सोडियम नहीं, सोडियम को ट्रांसपोर्टर यूज होता है वहां पर भी बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में पढ़ोगे सब कुछ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा है ग्लूकोज सिंपल डिफ्यूजन से भी जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी जाता है, एक्टिव से भी जाता है, सब लिखा हुआ है। तो क्या होगा, जैसे ही तुमने खाना खाया और एकदम क्विकली डाइजेशन चल रहा है, वहां पर क्या होगा, इनिशियली तो बहुत सारा सुक्रोज होगा, तुम्हारी सेल से भी ज्यादा होगा, तुम्हारी सेल से भी ज्यादा ग्लूकोज होगा यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आई बात समझ में? तो इनिशियली क्या होगा, या सम अमाउंट लिख देता हूं, सम अमाउंट, ज्यादा नहीं, सम अमाउंट किससे गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्यों गया, रीजन क्या है, रीजन है अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यदि ट्रांसफर होना था तो कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी और ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा। लेकिन तुम खुद सोचो कि जैसे ही सेल ने एब्जॉर्ब करना हुआ, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्या इन सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन, स्पेशली ग्लूकोज की बात करें, अमीनो एसिड्स की बात करें, तो क्या वो यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगी सेल के अंदर? हाँ सर।
फिर भी इसे अपटेक करना होगा, तो अब क्या होगा? तब तो फिर एक्टिव हो जाएगा। हाँ, तब एक्टिव हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हाँ इनिशियली जो है वो, या कुछ अमाउंट जो है इनका, वो किससे जाता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज तो बहुत सारा खा रहे हैं हम, और वो डायरेक्टली सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता जा रहा है, बार बार होता जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ ग्लूकोज जो है उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? मोस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स, सिर्फ ग्लूकोज के लिए नहीं, अमीनो एसिड, और उसमें भी वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, एल वाला कि डी वाला? एल अमीनो एसिड। मोस्ट ऑफ L ग्लूकोज वाला। एंड एल अमीनो एसिड आर एक्टिव। yes absorbed by एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। भाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाला रूल तो फॉलो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है कि बाहर बहुत सारा पड़ा है तो भी एटीपी कंज्यूम हो जाए, ठीक है। और ग्लूकोज को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने में सोडियम को ट्रांसपोर्टर जो है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जो है वो यूज होता है। मैंने सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ाया होगा, तब मैंने तुम्हें बताया होगा। यहाँ पर देखो डायग्राम में देखो, ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है इसका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब कि सोडियम अपनी कॉन्सेंट्रेशन के अलोंग जाएगा और ग्लूकोज अगेंस्ट जाएगा, तो इसके थ्रू ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ये कॉमन है, यानी मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो सारे सही। लेकिन यदि मेनली पूछ दे कि मेनली ग्लूकोज किससे ट्रांसपोर्ट होता है, तो क्या आंसर करोगे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ गए क्या बच्चे? हाँ सर, मैं डायरेक्ट ना यही पढ़ी थी कि ग्लूकोज और एल एमिनो है वो एक्टिव होता है, और डी एनिमो एसिड है ना वो हाँ, वो तो होता क्या, है। हाँ, तो समझ गए किस तरीके से कि यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसका ज्यादातर अमाउंट जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जाएगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद सोडियम, लेकिन कुछ अमाउंट जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी जाएगा, जो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है। कुछ अमीनो एसिड जो है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से भी जाएंगे, और कुछ अमीनो एसिड या मोस्ट ऑफ द एल अमीनो एसिड जो है वो एब्जॉर्ब होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। फ्रक्टोज नॉर्मली सेल के अंदर कम होता है, तो इसीलिए फ्रक्टोज जो है वो मोस्टली किससे ट्रांसपोर्ट होता है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अमीनो एसिड का भी अभी मैंने जैसे बताया, अमीनो एसिड भी जो है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा सोडियम के साथ में, ठीक है। देन डाइपेप्टाइडेज और ट्राइपेप्टाइडेज जो है इनका भी एब्जॉर्प्शन करती है कई बार सेल, और उसके लिए प्रोटॉन के साथ में H+ के साथ में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है डाइपेप्टाइडेज और ट्राइपेप्टाइडेज का। अब यदि मैं बात करूं लिपिड जो है, लिपिड चाहे वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड हो, चाहे वो मिसेल की बात करें हम, तो वो किससे एब्जॉर्ब होगा? वो सिंपल डिफ्यूजन। पता है लिपिड जो है उसका सिंपल डिफ्यूजन क्यों हो रहा है? समझते हो सब बच्चे? समझते हो ना? हाँ यस, क्योंकि ये तो इसमें सॉल्युबल है, मेम्ब्रेन में सॉल्युबल होता है। तो जब लिपिड का एब्जॉर्प्शन होता है तो उस टाइम पर क्या होता है? लिपिड का एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर देख लो। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट और लिपिड। देखो ट्राइग्लिसराइड है, हमने खाया, ये ल्यूमेन है, ये वाला पार्ट जो है वो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, देखते जाओ, ये वाला पार्ट जो है वो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, ये वाला पार्ट जो है वो एपिथेलियम है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ठीक है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल से। सर, कौन सा एपिथेलियम होगा? ब्रश बॉर्डर कॉलमनर वाला। हाँ तो वही तो, मतलब कॉलमनर की भी बॉर्डर ऐसा पूछना था। कॉलमनर ये जो तुमने पढ़ा हुआ है, कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। और ये विलाई के अंदर लिम्फेटिक वेसल, ये लिम्फ वेसल, क्या बोलते थे इसको? लेक्टियल्स, याद है? याद है कि भूल गए? याद है सब कुछ। वेरी गुड। तो यहाँ पर ये जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, इन ट्राइग्लिसराइड के ऊपर पेनक्रियाटिक लाइपेज ने एक्टिविटी की,
और इसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? पैनक्रियाटिक लाइपेज कैसे तोड़ता है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने। क्या किया उसने? इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, देखो 3 टुकड़े कर दिए, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जैसा बना दिए। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, यहाँ पर लिवर से, गॉल ब्लैडर से जो आ रहा है बाइल, क्या आ रहा है? बाइल। बाइल के अंदर क्या है? बाइल सॉल्ट्स हैं। बाइल सॉल्ट्स मैंने बताया था क्या कर देंगे, इनका इमल्सिफिकेशन करवा देंगे ताकि ये इजीली टूट जाए, इजीली इनके ऊपर डाइजेशन की प्रोसेस चल पाए। देखो टुकड़े हो गए, ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स बनने में हेल्प कर देगा। और साथ में इनका क्या कर देता है? मिसेल का फॉर्मेशन कर देता है। मिसेल क्या है? जैसे ये लिपिड है मान लो, ट्राइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड या फैटी एसिड्स वगैरह है, तो उनको कुछ इस तरीके से अरेंज करवा देता है मिसेल की। और ये मिसेल जो है वो जाके मेम्ब्रेन से अटैच होंगे और इजीली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो मिसेल की फॉर्म में क्या होता है, ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ये मिसेल जो है ये एब्जॉर्ब कर लिया किसने? ये जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम था उसने। अब यहाँ पर ये जो लिपिड आ गया, ये लिपिड क्या होता है, किसके साथ में ऐड होगा? देखो किसके साथ में? प्रोटीन के साथ। समझ गए क्या? किसके साथ में ऐड हो जाएगा? प्रोटीन के साथ। लिपिड प्लस प्रोटीन क्या बन गया? लाइपोप्रोटीन। और ये लाइपोप्रोटीन जो है, लिपिड प्रोटीन का जो मिक्सचर है, उसे हम क्या बोल देते हैं? उससे बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं? काइलोमाइक्रोन। सुना है क्या नाम? यानी लिपिड जो है वो मिसेल की फॉर्म में अंदर आया, वहां पर प्रोटीन के साथ मिलकर के उसने क्या बना दिया? काइलोमाइक्रोन बना दिया। और काइलोमाइक्रोन जो है उससे कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? एब्जॉर्ब्ड बाय लैक्टियल्स, लिम्फेटिक्स। समझ गए क्या? तो इस तरीके से फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। फैट का एब्जॉर्प्शन भी क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया क्या? सर एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। देखो वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखो सब बच्चे, कि सबसे पहले हमने बात की कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो है उनके अंदर मेनली ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज यही सब है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा होगी, अंदर कम होगी, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से चला जाएगा। लेकिन मोस्टली हम देखते हैं कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज ये सब सेल के अंदर ज्यादा होता है। तो मोस्टली ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, वो भी सोडियम के साथ में। ठीक है, ऐसे ही अमीनो एसिड भी कॉमनली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्ब होगा, सोडियम के साथ में को ट्रांसपोर्ट की फॉर्म में। फ्रक्टोज जो होता है वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू आता है। डाइपेप्टाइड और ट्राइपेप्टाइड जो होते हैं वो भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटोन के साथ में, यानी ज्यादातर चीजें यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रही है। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन फैट का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। कैसे हो जाता है? कि फैट जो है वो क्या करेगा? बाइल साल्ट उनको इमल्सिफाई करवाएगा। फैट जो है, अभी बताया था, फैट का इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन किसके थ्रू हुआ? बाय बाइल सॉल्ट्स, सोडियम, पोटेशियम, टोरोकोलेट वगैरह जो थे, हाँ यस, ग्लाइकोलेट और टोरोकोलेट जो थे उन्होंने इसका इमल्सिफिकेशन करवाया। इमल्सिफिकेशन के लिए से क्या हो जाएगा? इजी टू बी डाइजेस्टेड बाय लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो है वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेस्ट करने के बाद में ये क्या बना देगा? ये बना देगा मिसेल। और ये मिसेल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और वहां पर सेल के अंदर प्रोटीन के साथ मिलकर के क्या बना देगा? काइलोमाइक्रोन। और काइलोमाइक्रोन कहाँ चला जाएगा? लैक्टेल्स में। ठीक है, तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। अब क्लियर हो गई बात? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में जो दिया हुआ है वही टेबल। क्या क्या दिया हुआ है एब्जॉर्प्शन के बारे में? एब्जॉर्प्शन के बारे में दिया हुआ है कि माउथ जो है उसके अंदर कुछ ड्रग्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो सकती हैं। ठीक है, कैसे? याद होगा कि किसी को हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम पे एंजाइना का पेन यदि स्टार्ट होता है तो उस टाइम पर उसे क्या देते हैं? आइसोसोर्बाइड या ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट वगैरह जो होते हैं, जीटीएन, उसकी गोली मुंह के अंदर रख देते हैं। तो यानी माउथ जो है, हाँ, उसके टंग के नीचे काफी ज्यादा वॉस्कुलर सप्लाई है, ब्लड कैपिलरीज बहुत ज्यादा है,
तो इसीलिए क्या होगा, कुछ ड्रग जो है उनका एब्जॉर्प्शन माउथ में हो जाता है, साथ में कुछ अमाउंट में अल्कोहल वगैरह जो है वो भी एब्जॉर्ब माउथ से ही होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्टमक की बात करें तो स्टमक के अंदर एब्जॉर्प्शन किसका होगा, वाटर का होगा, अल्कोहल का होगा, कुछ यदि सिंपल शुगर बन गए हैं तो उनका एब्जॉर्प्शन, या हमने सिंपल शुगर ही खाया, मान लो हमने क्या किया, ग्लूकॉन डी पिया है, तो क्या होगा, उसका एब्जॉर्प्शन भी कहां से हो जाएगा, स्टमक से हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टमक से ये चीजें एब्जॉर्ब होंगी। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो मैंने बार बार बोला है कि मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, digestion is also completed here, and the final product of digestion such as glucose, fructose, fatty acid, glycerol, amino acid, ये यहाँ से एब्जॉर्ब होता है। कैसे एब्जॉर्ब होता है अभी डिटेल में ही देखा था। और लार्ज इंटेस्टाइन की यदि बात करें तो मैंने तुमको वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में बताया, वाटर, मिनरल, कुछ ड्रग्स वगैरह जो होती हैं वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होती है। वाटर का एक बड़ा अमाउंट लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्ब होता है। क्लियर हो गई बात, एब्जॉर्प्शन क्लियर सब बच्चों को? सर हाँ बोलो। सर जैसे खरगोश है उसमें तो काम करते हैं ना लार्ज इंटेस्टाइन है, वो सेलुलोज के पाचन के लिए। हाँ, एनिमल्स में करेगा। तो कौन कौन से एनिमल्स में एनिमल्स के करेगा? अंदर भाई जो भी घास वगैरह ये सब खाते हैं, जो प्लांट्स वगैरह को खा रहे हैं डायरेक्टली, तो तुम देखते हो उनके अंदर क्या होता है, उनको अंदर सेलुलोज के डाइजेशन करने के लिए कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं सेलुलोज का डाइजेशन करने में। नहीं पढ़ा था क्या? सर नहीं, मतलब उससे अच्छे से नहीं पढ़ा। अरे पढ़ा था, उसमें आर्किबैक्टीरिया सिम्बायोटिकली प्रेजेंट होते हैं वो और तो सेलुलोज के डाइजेशन। हाँ तो मैथनोजेंस के लिए रहते हैं ना सर। हाँ हाँ, मिथनोजेंस वगैरह। ठीक है, तो वो हेल्प करते हैं। हाँ कुछ एनिमल्स के अंदर सेलुलोज वगैरह बनता है जो मेनली क्या करेंगे, ये घास वगैरह ये सब खाएंगे, घास पत्ते वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जो एनिमल प्रोटीन वाला खाना यानी कार्निवोर वगैरह होते हैं, कार्निवोर, उनका इंटेस्टाइन जो है वो बड़ा होगा कि छोटा होगा। जैसे टाइगर या लायन की बात करें, उसका इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल, और उसको कंपेयर करें हम इनसे, काऊ बफेलो इनसे, तो क्या होगा, किसका इंटेस्टाइन ज्यादा छोटा ज्यादा होगा लंबा ना। होगा? किसका? उसका सेज होगा सर सेम होगा? नहीं, का मतलब कुछ है। बोलो बोलो, क्या तुम्हें सर नहीं आइडिया है? हाँ बच्चे बोलो ना। सर काऊ का बड़ा होगा। हाँ काऊ का बड़ा सर, होगा। शेर का छोटा होगा और काऊ लोग का बड़ा होगा, ऐसा बोल रही थी। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि और जो सिम्बा मैंने एनिमल, मुंह में किया। हाँ जो एनिमल ये सब खाते हैं, सेलुलोज वगैरह इन सब के डाइजेशन में टाइम लगता है, तो इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो लंबा होता है। ठीक है, चलो आगे देखो अब इजेशन या डिफिकेशन के बारे में। डिफिकेशन प्रोसेस कौन सा होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकलना, यानी रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और fecal matter out from the alimentary canal through anus is known as egestion or defecation. डिफिकेशन वाली प्रोसेस जो है उसमें क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इट अकर्स ड्यू टू मास पेरिस्टाल्सिस। मास पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो होता है उसके थ्रू, और पहले क्या हुआ, पहले फूड जो फूड है वो कहां पर पहुंचा, लार्ज इंटेस्टाइन में था, कहां पर पहुंच गया, एनल कैनाल के अंदर, एनल कैनाल में स्टोर होता है क्या, और फिर क्या होगा, जो रिफ्लेक्स होते हैं,
जो रिफ्लेक्स होते हैं उनके थ्रू, अरे एक मिनट, एलिमेंट्री ये वाला, जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके थ्रू क्या हो जाएगा, डिफिकेशन रिफ्लेक्स के थ्रू ये बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, डिफिकेशन। और बच्चों यहाँ पर यदि मैं पूछूं कि कलर ऑफ फीकल मैटर, येलो कलर ऑफ फीकल मैटर इसकी वजह से होता है, बाइल डक्ट के विरुलिडिन के कारण। येलो कलर ऑफ फीकल मैटर is due to presence of stercobilinosin. बिलीरुबिन और बिलीरुबिन जो होते हैं वो आगे ब्रेक डाउन होता है उनका, उनसे बनता है स्टर्कोबिलिनोजन। और ये स्टर्कोबिलिनोजन जो होता है, दो चीजें बनती है, एक यूरोबिलिनोजन, एक स्टर्कोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन जो है वो यूरिन को कलर प्रोवाइड करता है और स्टर्कोबिलिनोजन जो है वो स्टूल को कलर प्रोवाइड करता है। और जो फाउल स्मेल वगैरह होती है वो उसके अंदर कुछ इंडोल कंपाउंड्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं, H2S वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से उनके अंदर स्मेल जो होती है, फाउल स्मेल जो होती है, बैड स्मेल वो होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इजेशन वाला प्रोसेस। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये कंप्लीट कर ही देंगे हम चैप्टर आज। देखो कौन कौन से डिसऑर्डर, जॉन्डिस क्या होता है जानते हो क्या? जॉन्डिस होता है बॉडी के अंदर, हाँ, जो बाइल पिगमेंट्स हैं उनका अमाउंट बढ़ जाए और वो हमारी स्किन के नीचे, स्क्लेरा के नीचे, नेल्स के नीचे, इन सब के नीचे जाके डिपॉजिट हो जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर आने लग जाता है, येलो कलर का यूरिन हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जॉन्डिस। किसकी वजह से हो रहा है? जब लिवर अफेक्टेड होगा तब हमें जॉन्डिस देखने को मिलेगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा ब्लड का ब्रेकडाउन होगा, हीमोग्लोबिन वगैरह टूटेगा तो भी ये दिखेगा। वोमिटिंग, वोमिटिंग क्या होता है? नॉर्मली तो क्या होता है, नॉर्मली पेरिस्टालसिस की मूवमेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, यदि स्टमक के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट आ गया या कुछ ऐसी चीज है जो हार्मफुल है, तो कई बार क्या होता है, ऐसा रिफ्लेक्स आता है जो वोमिट सेंटर को, मेडुला में जो वोमिट सेंटर है उसको स्टिमुलेट करता है और उसकी वजह से एक रिवर्स पेरिस्टालसिस शुरू हो जाता है और जो हमारे स्टमक के अंदर फूड था वो क्या होता है, माउथ से बाहर आ जाता है, उसको हम क्या बोल देंगे, वोमिटिंग बोल देंगे। डायरिया क्या होता है? देखो, दिन में 3 बार जाना या 3 दिन में 1 बार जाना नॉर्मल है, मतलब इतने तक नॉर्मल है कि यदि किसी को स्टूल पास करने के लिए 1 दिन में 3 बार जाना पड़ रहा है या 3 दिन में 1 बार जाना पड़ रहा है तो उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। बट फ्रीक्वेंसी यदि 1 दिन में 3 बार से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, वो एबनॉर्मल है। और डायरिया क्या होता है? डायरिया होता है जहां पर हम देखते हैं कि जो वाटरी और लिक्विड लाइक डिस्चार्ज हो रहा है फीकल मैटर से, फीकल मैटर जो है वो ज्यादा टाइम तक क्या हो रहा है, मतलब जो फूड है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ज्यादा टाइम तक हमारे इंटेस्टाइन में नहीं रह रहा है और फूड का एब्जॉर्प्शन वगैरह कम हो जाएगा और वाटर के साथ में जो फीकल मैटर है वो बाहर निकल रहा है वो, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डायरिया। कॉन्स्टिपेशन अभी बताया मैंने, 3 दिन में 1 बार से ज्यादा यदि टाइम लग रहा है स्टूल पास करने में तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। और कॉन्स्टिपेशन का रीजन क्या है? फीसेस जो है, फीकल मैटर जो है वो रिटेन रह रहा है किसके अंदर, रेक्टम के अंदर। रीजन क्या है कि बाउल मूवमेंट जो है वो कम हो गई है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो कम हो गई है, तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। और यदि यदि इसके लिए ट्रीटमेंट की बात करें तो यदि हम फूड में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा है, फाइबर वगैरह बहुत कम है, फाइबर रिच फूड नहीं खाते हैं हम, तो उस केस में कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने के चांसेस होते हैं। इनडाइजेशन क्या होता है? इनडाइजेशन का मतलब क्या है? फूड जो है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बहुत सारे रीजंस हैं किसके, इनडाइजेशन के। क्या तो हमारा एंजाइम का सिक्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है, एंजाइटी की वजह से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, ओवर ईटिंग की वजह से हो सकता है, स्पाइसी फूड खाने की वजह से हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है किसके, इनडाइजेशन के। अब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है? पीईएम बोलते हैं। यदि हम देखते हैं कई बार खाने में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से प्रोटीन और अदर न्यूट्रिएंट भी, तो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। मेनली 2 टाइप इसमें हम पढ़ते हैं, क्वाशियोरकर और मेरेस्मस। जो मेन चीज है वो ध्यान रखना कि एम से ध्यान रखना, मेरेस्मस जो है वो सिर्फ प्रोटीन की वजह से नहीं है, अदर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन है मेन मेरेस्मस। क्वाशियोरकर जो है वो मेनली किसकी वजह से, प्रोटीन की वजह से। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर पॉइंट वो है कि क्वाशियोरकर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन ओनली, मेरेस्मस प्रोटीन एंड कैलोरीज बोथ आर डेफिशिएंट, मतलब
प्रोटीन भी कम होगा और अदर न्यूट्रिएंट जो है वो भी कम होंगे मेरस्मस में। तो क्या होगा, प्रोटीन की सिर्फ कमी है तो क्या होगा, अच्छा होता किसके अंदर है ये भी देख लो। मेरस्मस जो है वो इन्फेंट्स में होता है, 1 साल से कम के बच्चों में होगा, इन्फेंट्स। और क्वाशियोरकोर जो है वो बच्चों में होता है, चाइल्ड में होता है मोर देन 1 ईयर एज। ठीक है, क्वाशियोरकोर के अंदर एडेमा होगा, एक्सटेंसिव एडेमा, पेट वेट फूला हुआ सा रहेगा। और मेरस्मस में एडेमा नहीं होता है, बल्कि मेरस्मस में क्या होता है, क्योंकि खाना ओवरऑल कम है, यानी सिर्फ प्रोटीन ही कम नहीं है, अदर न्यूट्रिएंट्स भी कम है, तो क्या हो जाएगा कि पूरी स्किन जो है ऐसा लगेगा वो चिपक गया है, हड्डी 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 दिखने लग जाएगी, सब क्यूटेनियस फैट जो है वो डिसअपियर हो जाता है और हड्डी हड्डी दिखने लग जाती है। स्किन जो होता है वो ड्राई और रिंकल्ड हो जाता है, यानी स्केली टाइप का, रिंकल टाइप का हो जाएगा। और यहाँ पर क्वाशियोरकोर में फैट तो है, तो इस वजह से क्या होगा, पॉट बेली अपीयरेंस होगी। ठीक है, मसल्स वगैरह जो वो थिन होंगे, लेकिन पॉट बेली अपीयरेंस होगी, पॉट लाइक बेली। ठीक है, मोटा सा पेट जो है वो दिखेगा। ठीक है, स्किन जो है वो स्वॉलन होगी, अंडर वेट होंगे दोनों। और यहाँ पर सीवियरली इमेसिएटेड, मतलब वेट जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा थिन हो जाएगा अफेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, क्वाशियोरकोर मेनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से जो सिम्टम होंगे वो लिखना, और मेरस्मस के अंदर प्रोटीन और अदर जो न्यूट्रिएंट है उनकी कमी हो रही है, कैलोरीज वगैरह भी कम हो रहा है। ठीक है, डेवलप हमारी कंट्रीज के अंदर, इंडिया वगैरह के अंदर और बर्मा और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो अंडर डेवलप्ड है, वहां पर ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू, जब हम इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर में जलाएंगे तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू आएगा जीसीवी, और यदि हम बॉडी के अंदर देखें तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू आएगा पीवी। कितना होता है वो ध्यान रखना है, हमने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का 4 होता है और फैट का 9 होता है। ठीक है, तो ये कैलोरीफिक वैल्यू ध्यान रखना है। इसके साथ में हमारे चैप्टर फिनिश हो गया है। ठीक है, चलो अब रेस्पिरेशन जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय। हाँ बच्चे, सर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या होता है, मतलब किस टाइम पे पैरासिम्पैथेटिक और किस टाइम पे सिंपैथेटिक बोलेंगे? देखो हम जब खुश है ना, जब हम रिलैक्स हैं, जब हम चिल कर रहे हैं, तब जो एक्टिविटी होती है वो होती है पैरासिम्पैथेटिक। जब हम दुखी हैं, टेंशन में है, स्ट्रेस में है, बहुत भयानक स्ट्रेस हो गया है, क्या क्या चल रहा है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी। अब तुमको जो भी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अकॉर्डिंग सोचना है कि किसकी एक्टिविटी कब रहेगी, कब क्या सीक्रेट होगा, तुम सोच सकते हो। जैसे मान लो तुम बहुत दुखी हो, खाने पीने का मन करेगा क्या? नो सर। नहीं करेगा। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो तुम्हारे सलाइवरी सीक्रेशन को बढ़ा रही है कि कम कर रही है? कम कर रही है। कम कर रही है। तुम्हारे डाइजेस्टिव इंटेस्टाइनल सीक्रेशन को बढ़ा रही है कि कम कर रही है? कम कर रही है। कम कर। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जब तुम खुश होगे तब तुम्हारा मन करेगा अच्छा चलो पार्टी हो जाए, तो इसका मतलब उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे डाइजेस्टिव जूस वगैरह ये सब सीक्रेशन बढ़ गए, गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ गई। ठीक है ना, इस तरीके से। क्लियर हो गई बात? थैंक यू। चलो फिर इसके बाद अब कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से बढ़ते रहो। थैंक यू सर। ओके बच्चे, बाय बाय।